दोस्तों 17 सितंबर 1988 में साउथ कोरिया के सोल शहर में समर ओलंपिक्स की शुरुआत होती है। पर इस ओलंपिक्स की प्रिपरेशन करना साउथ कोरिया के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पड़ोसी देश यानी नॉर्थ कोरिया द्वारा इन समर ओलंपिक्स में खलन डालने की भरपूर कोशिश की गई। इस समर ओलंपिक्स के एक साल पहले 1987 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा साउथ कोरिया दहल उठा था। दरअसल साउथ कोरिया की फ्लाइट 858 इराक के बगदाद से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को बगदाद से होते हुए पहले अबू धाबी, फिर बैंकॉक, थाईलैंड से होते हुए सोल जाना था, लेकिन अबू धाबी से तकरीबन 9 घंटे बाद अंडमान के ऊपर से उड़ते हुए प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि प्लेन के परकच्छे उड़ जाते हैं और प्लेन हवा में ही आग के गोले में तब्दील होकर अंडमान सी पर क्रैश कर जाता है। दोस्तों, इस क्रैश में कुल 115 लोग मारे गए थे, जिनमें 104 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इस प्लेन क्रैश की न्यूज कई अखबार अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं। इस प्लेन में 113 साउथ कोरियाई नागरिक थे, जिनमें बहुत सारे यंग वर्कर्स जो कई सालों से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करके अपने घर लौट रहे थे। दोस्तों, इस भयानक ब्लास्ट के पीछे की वजह अभी तक किसी को समझ में नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लास्ट के कुछ दिनों बाद 15 दिसंबर 1988 को एक शख्स जिसके मुंह पर टेप लगा होता है, उसे साउथ कोरिया के ऑफिसर्स द्वारा बहरीन से कोरिया लाया जाता है। आखिर कौन है ये शख्स? इस प्लेन बम ब्लास्ट के पीछे इसका क्या हाथ था और इस ब्लास्ट के पीछे का मेन मोटिव क्या था? आइए समझते हैं इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हर देश की अपनी एक सीक्रेट एजेंसीज होती है, जिनमें उनके खुद के जासूस दूसरे देशों में जाकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म को काउंटर करके सिटीजन्स की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए कई बार सीक्रेट एजेंट्स को असैसिनेशन जैसे एक्टिविटीज को भी अंजाम देना पड़ता है। पर क्या हो अगर यही जासूस खुद टेररिस्ट जैसे एक्टिविटीज करे? जी हाँ दोस्तों, कोरियाई फ्लाइट 858 बम ब्लास्ट केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ब्लास्ट हुए प्लेन के तकरीबन 24 घंटे बाद बहरीन के ऑफिसर्स ने 2 लोगों को फेक पासपोर्ट होने के शक में अरेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों अपने आप को जापान का नागरिक बता रहे थे, पर जब दोनों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वो पुलिस को धक्का देकर अपने जेब में रखी सिगरेट निकालकर उसे चबा लेते हैं। दरअसल उस सिगरेट में साइनाइड मिला होता है, जिसकी वजह से वो आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। पर 25 साल की लड़की किम हियान होए को हॉस्पिटल ले जाकर बचा लिया जाता है। किम की रिकवरी के बाद उसे साउथ कोरियाई ऑफिसर्स बहरीन से सोल ले आते हैं। किम को लाते वक्त उसके मुंह पर टेप लगा होता है, क्योंकि ऑफिसर्स को ये डर था कि कहीं किम दोबारा कोई साइनाइड या किसी और तरह की पॉइजन लेकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश न करे। दोस्तों, साउथ कोरियाई एम्बेसडर चोई योंग जिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोलते वक्त बताते हैं कि किम से लगातार 10 दिनों तक पूछताछ की गई, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। ऑफिसर्स जानते थे कि नॉर्थ कोरियाई जासूस फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ऑफिसर्स ने किम पर मेंटली एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, जिसमें किम की सेल में एक टीवी रखा गया, जिस पर साउथ कोरिया के लोकल न्यूज चैनल चलते थे। इन न्यूज में साउथ कोरिया के एजुकेशन और डेवलपमेंट के बारे में दिखाया गया। किम के साथ इस तरह का बर्ताव सक्सेसफुल रहा और उसने कुछ वक्त बाद खुद ऑफिसर्स को बुलाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया और सब कुछ बताने को तैयार हो गई। दोस्तों, किम ने इस इन्वेस्टिगेशन में कई हैरत अंगेज खुलासे किए, जिसमें उसने अपनी नॉर्थ कोरिया में हुई जासूसी ट्रेनिंग और बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। 26 जनवरी 2018 CNN की एक रिपोर्ट्स बताते हैं कि किम के साथ उनका इंटरव्यू साउथ कोरिया के एक सिंपल होटल में हुआ, जहां पर किम के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, क्योंकि उसे अभी भी नॉर्थ कोरिया से गद्दारी करने का डर था। दिए गए इंटरव्यू के दौरान किम बताती है कि इस मिशन को डायरेक्ट ऑर्डर्स उस वक्त के नॉर्थ कोरियाई पॉलिटिशियन और सेकंड सुप्रीम लीडर किम जोंग सेकंड ने दिए थे। किम को जासूस बनने के लिए 7 साल से भी अधिक वक्त तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उसे पहाड़ों के अंदर किसी सीक्रेट कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। एक बेहतर जासूस बनने के लिए उसे मार्शल आर्ट, शूटिंग और रेडियो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी गई। यहाँ तक कि घने जंगलों में सर्वाइवल करके जिंदा रहने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस मिशन के लिए किम ने स्पेशल जापानी भाषा सीखी थी,
जो उसे ट्रेनिंग में एक जापानी महिला ने सिखाई थी। 1987 में मिशन के लिए सिलेक्ट होने के बाद किम को अपने साथी कॉमरेड के साथ युगोस्लाविया भेजा जाता है, जिसके बाद 2 नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स वियना से ट्रेन में युगोस्लाविया आते हैं और एक रेडियो बम किम और उसके साथी को हैंडओवर कर देते हैं। दोस्तों, बम के बारे में किम बताती है कि कोरियाई फ्लाइट 858 को ब्लास्ट करने के लिए जापान में बने एक छोटे पैनासोनिक रेडियो का इस्तेमाल हुआ था। इस रेडियो के अंदर 350 ग्राम C4 एक्सप्लोसिव को डेटोनेटर के साथ इस तरह फिट किया गया था कि रेडियो पूरी तरह नॉर्मल काम करता था, पर असल में वो एक टाइम बम था। इस धमाके को और बड़ा बनाने के लिए इसके साथ 700 ml PLX लिक्विड एक्सप्लोसिव को भी रखा गया था, जो शराब की बोतल में भरा हुआ था। नॉर्थ कोरिया के बम ब्लास्ट मिशन के तहत किम और उसके साथी ने सद्दाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बगदाद से कोरियाई फ्लाइट 858 पर ट्रैवल किया, जो इनका टारगेट था। जिसके बाद प्लेन में किम ने बम को 9 घंटे के टाइमर के साथ एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप अबू धाबी में प्लेन से उतरकर उन लोगों को जॉर्डन के अम्मान सिटी जाना था। ये उनके एस्केप प्लान का पहला लेवल था, पर उनके ट्रैवल वीजा में कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, जिसकी वजह से वो लोग पकड़े जा सकते थे। इसलिए मजबूरन उन्हें बहरीन के लिए फ्लाइट लेनी पड़ी और बहरीन पहुंचते ही फेक पासपोर्ट की वजह से दोनों एयरपोर्ट अथॉरिटीज के हाथों पकड़े जाते हैं। इसके बाद किम के ऊपर एक लंबा केस ट्रायल चला, जहां उसे दोषी बताते हुए साउथ कोरियाई जुडिशरी ने मौत की सजा सुनाई। पर उस वक्त के साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट रो टाई वो ने एक हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट देते हुए किम को माफी दे दी और उसकी मौत की सजा को खारिज कर दिया। दरअसल प्रेसिडेंट रो ताई ऊ का कहना था कि असली गुनहगार तो नॉर्थ कोरिया में बैठा है। इस इंसिडेंट की किम भी उतनी ही विक्टिम है जितना कि फ्लाइट 858 के यात्री थे। सोच कर देखिए दोस्तों, 115 लोगों की मौत की जिम्मेदार 25 साल की किम को किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं दी गई। अगर शायद ये घटना किसी और देश की होती तो किम को उम्र कैद या फांसी की सजा मिल ही जाती, पर जो किम ने किया, किम को उस बात का पूरा पछतावा था। वो कहती है, जब मैंने सुना कि मुझे माफ कर दिया गया है तो जीवन वापस पाने की खुशी महसूस करने के बजाय मैंने उत्तर में अपनी माँ के बारे में सोचा। मेरी माँ को कितनी खुशी होगी कि उनकी बेटी को दोबारा जीवन मिला, लेकिन मैं तो बहुत बड़ी पापी हूँ, मुझे मर जाना चाहिए था। जब उनसे उनकी शादी के लिए पूछा गया तो किम कहती है, मैं एक जघन्य अपराध की दोषी हूँ। मैं शादी के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे करूँ? एक अपराधी होने के नाते मेरे मन में पीड़ा की भावना है जिससे मुझे लड़ना होगा, इसलिए मैं अभी भी अपराध की भावना की कैदी हूँ। दोस्तों, इसके बाद किम ने साउथ कोरिया नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम किया, जिसके बाद उनकी शादी उनके ही एक बॉडीगार्ड से हुई। आज किम 2 बच्चों की माँ है। किम ने अपनी जीवनी को दुनिया के सामने रखते हुए एक बुक भी लिखी, द टीयर्स ऑफ माई सोल, जो अपने वक्त में बेस्ट सेलर रही। और किम ने इस बुक से हुई सारी कमाई को प्लेन हादसे में पीड़ित परिवारों को दान कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतने सालों बाद भी किम के लिए आज भी जीना भारी पड़ता है, क्योंकि आज भी हादसे के पीड़ित परिवारों के कुछ लोग किम को उनके बच्चों और परिजनों की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए वो आज भी साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के टेरर से बचाने के लिए काम करती है और अपनी जिंदगी को साउथ कोरिया के डेवलपमेंट में लगाते हुए अपनी फैमिली के साथ साउथ कोरिया में जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, ये थी एक साउथ कोरियाई एजेंट और कोरियाई फ्लाइट 858 की बम ब्लास्ट की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें ये भी बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो और कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।